पॉलिटी का ये हमारा पहला सेशन है, मैराथन सेशन में। इसमें हम लोग पढ़ने वाले संविधान सभा का गठन, स्रोत, निर्माण की प्रक्रिया, समितियां और विशेषताएं इत्यादि सारे प्रश्न को हम लोग डिटेल्स में डील करेंगे, बट एमसीक्यू के थ्रू। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया। तो ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा जो संविधान सभा के गठन जो किया गया था वो आपका, ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं था। ये इसका आलोचना का एक कारण भी है। दूसरा है, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था। ऐसा गलत है, किया तो गया था लेकिन उन्होंने शामिल होने से इनकार कर दिया था शुरुआती दौर में। संविधान सभा के भीतर जो विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं थे, तो ये भी गलत है। जनता की जो राय जो थी, उनके राय को भी ध्यान रखा गया था। ठीक है, तो ये गलत है, ये गलत है। ठीक है। सामूहिक सहभागिता के भाव का उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे थे। बिल्कुल, जनता से सुझाव जो थे मांगे गए थे। तो 1 और 4 सही है, बाकी गलत है। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और कहां पे होती है पहली बैठक? तो क्या बताएंगे? दिल्ली में होती है। ठीक है। और नई किस व्यक्ति दिल्ली को में। अस्थायी सदस्य के रूप में चुना जाता है? तो सचिदानंद सिन्हा की बात करें, अस्थायी सदस्य के तौर पर चुने जाते हैं। फ्रांस की परंपरा के अनुसार इनको अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। समझ रहे ना? 11 दिसंबर 1946 को 2 दिन के बाद संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता के द्वारा व्यक्त की गई रायों एवं सुझावों से प्रभावित होता था। देशी रियासतों को भी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी। तो सारा कथन सही है, 1 4 सही है, बाकी 2 3 गलत है। दूसरा क्वेश्चन करिए। भारत की संविधान सभा 1946 के प्रांतीय निर्वाचनों के आधार पर चुनी गई थी। संविधान सभा में मुस्लिम लीग के निकल जाने के बाद यह पाया गया कि सभा के अधिकतर सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे। उन परिस्थितियों में संविधान सभा को किस प्रकार की अपेक्षाकृत अधिक बड़ा सामाजिक अधिकार दिया गया? तब विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों से स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा, विभिन्न जाति तथा धार्मिक समूहों से स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा, या फिर भिन्न जाति धार्मिक समूहों द्वारा महिलाओं के स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल करने और आम जनता से लिखित निवेदन मांगने के द्वारा। तो क्या बताएंगे? तो इसका सेकेंड नंबर ऑप्शन सही है, विभिन्न जाति तथा धार्मिक समूहों के स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा। क्योंकि जब यहां से ध्यान में रखना, यहां से जब बाहर हुई थी, ठीक है, क्या मुस्लिम लीग जब बाहर हुई थी, तो ज्यादातर मुसलमान सदस्य जो थे निकल गए थे। तो ज्यादातर कांग्रेस जो संविधान सभा में ज्यादातर जो सदस्य जो थे कांग्रेस के सदस्य थे। तो यहाँ पे किया गया से सभी जाति का, सभी धर्म का प्रतिनिधित्व बना रहे, इसलिए विभिन्न जाति तथा धार्मिक समूहों से स्वतंत्र सदस्यों का मनोनीत किया गया। ठीक है, ध्यान में रखना है। बात करेंगे भारत की संविधान सभा के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सभा का चयन किया गया। तो बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से किया गया कि प्रत्यक्ष रूप से किया गया? बताइए, ये पहला वाला स्टेटमेंट सही है क्या? सही है। सार्वभौमिक व मताधिकार के आधार पर चुनाव किए गए, तो ये तो गलत है। चुनाव की स्कीम का निर्धारण कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा किया गया। सीटों का वर्गीकरण की बात करें, माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया। तो बता नीचे देखिए कूट में से कितने कथन सही थे। इसका आंसर आपका लिया है डी, मतलब ठीक है, 1 और 3 की बात करेंगे तो आपका सही है। ठीक है, तो कौन कौन सही है? तो सबसे पहले तो ध्यान रखना, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सभा का चयन किया गया। ठीक है, तो जो सदस्य जो चुनेगा तो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, क्योंकि जनता का डायरेक्ट इनमें इन्वॉल्वमेंट तो नहीं था। ऑलरेडी जो सदस्य जो संविधान सभा में चुन कर आए प्रांत के ही सदस्य थे। सार्वभौमिक वरीयताधिकार के आधार पर चुनाव तो नहीं किया गया था। ठीक है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज तो नहीं था, तो गलत है। चुनाव की स्कीम का निर्धारण कैबिनेट मिशन के डिलीगेशन के आधार पर किया गया, तो ये तो ठीक है। सीटों का वर्गीकरण माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया, तो ऐसा कुछ नहीं था, कैबिनेट मिशन प्लान था। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। 1 मिनट। तो संविधान सभा के संगठन की बात करेंगे, तो संविधान सभा का संगठन कैबिनेट मिशन के द्वारा अनुशंसित योजना के आधार पर हुआ था, जिसमें सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर चुना गया था। इसको ध्यान में रखना। अगर बात करेंगे तो कितने लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य को मेनली चुना गया था, तो क्या बताएंगे? बिल्कुल 10 लाख है। ठीक है, नेहरू जी का मानना था से नेहरू जी का मानना था संविधान सभा में जो सदस्यों का जो चुनाव जो हो, वो मतलब मेनली किसके आधार पे हो? वयस्क मताधिकार के आधार पर। लेकिन जो नई नई सरकार जो बनी थी, लेबर पार्टी की जो सरकार बनी, तो उन्होंने देश में चुनाव कराने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था भाई साहब 1946 में तो चुनाव करवाया, फिर चुनाव करवाओगे, ना हो पाएगा। ठीक है, इसलिए प्रांतों से सदस्यों को मेनली चुने गए थे। ठीक है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य किसके, उन प्रांतों के लोगों के द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, या फिर
ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के द्वारा नामित हुए थे, फिर प्रांतीय विधानसभा के द्वारा निर्वाचित हुए थे। किसके द्वारा? तो प्रांतीय विधानसभा के द्वारा निर्वाचित हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे डबल फिल्टर वाला भी सिस्टम एक लग जाता है। बोलोगे सर डबल फिल्टर क्या होता है? तो प्रांतों में जो सदस्य जो चुनाव प्रांतों के जो सदस्य जो थे वो तो पहले लोगों के द्वारा चुनकर गए थे ना। प्रांत में ऐसे तो नहीं ना चल गए, उस वोट किसने किया? लोगों ने वोट किया प्रांत में जाने के लिए। और फिर प्रांत में जो पहुंचे, प्रांतीय विधानसभा में जो पहुंचे, तो वहां से फिर चुनकर मतलब कहां पे आए? तो संविधान सभा में आए। ठीक है, तो काफी प्योर लोग आए थे, इसलिए कहते थे उस समय देश के जो भी महान व्यक्तित्व थे सबके सब मतलब संविधान सभा में उपस्थित था, सिवाय गांधी जी के। जिन्ना को भी बोलते हैं लेकिन हमने छाट दिया। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, इसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ये तो ठीक है, समझिए क्वेश्चन, सब यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। अल्पसंख्यक समुदायों को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक व मताधिकार के आधार पर किया गया था। तो गलत है नहीं है? नहीं था ना, प्रांतों के सदस्यों के द्वारा चुने गए थे, तो ये गलत हो गया। बाकी ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसका चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम 6 के अनुसूची पर आधारित थी। कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित कर दिया। 11-12% लोगों ने वोट दिया था प्रांतों में। ठीक है, तो काफी 1935 के आधार पर ही मतलब वोटिंग करवाना था, तो काफी कम लोगों के द्वारा प्रांत में सदस्यों को चुनकर भेजा गया था। बाकी सार्वभौमिक व मताधिकार नहीं था, तो यही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब आते हैं, देखेंगे आगे के प्रश्न। ठीक है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य तो उन प्रांतों के लोगों के द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। तो प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य की बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के द्वारा चुने गए थे, फिर प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित हुए थे। क्या होगा बताइए, क्या होगा? प्रांतों के तो लोगों प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा क्या हुए थे? निर्वाचित हुए थे। ठीक है, आईएएस के प्री में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? पश्चिम बंगाल से, बंबई प्रेसिडेंट से, तत्कालीन मध्य भारत से, या फिर पंजाब से? क्या बताओगे? तो ध्यान में रखना है, तो पहले बंबई बंगाल से हुआ था। प्रेसिडेंसी से हुआ था। पहले बंगाल से हुआ था, लेकिन बंगाल पाकिस्तान में चला गया, तो फिर से इनको बंबई प्रेसिडेंसी थे। ठीक है, तो बंबई प्रेसिडेंसी से पहले से एक व्यक्ति चुने गए थे, उन्होंने अपना सीट छोड़ दिया था। उनका नाम क्या था? एम.आर. जयकर। क्या नाम था? एम.आर. जयकर ने अपने सीट से इनको भेजा था। ठीक है, तो बंबई प्रेसिडेंसी से ध्यान में रखना है, तो बंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए 21 लोग आए थे। कितने लोग आए थे? 21 लोग आए थे, जिसमें अंबेडकर जी थे, मीनू मसानी, बीजी खेर थे भाषा आयोग वाले, वल्लभ भाई पटेल थे, के एम मुंशी साहब थे, एस निजलिंगप्पा भी थे। ये सब के सब थे। संविधान सभा के पहली बार भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन बंगाल से हुआ था। विभाजन के पश्चात पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का अंग बन गया। तब पश्चात बंबई प्रेसिडेंसी के किस सीट से चुना गया था अंबेडकर जी को? कितना डिटेल्स में अगर पूछेगा तो क्या बताओगे? तो किस सीट से? तो पूना के सीट से चुना गया था। किस सीट से? तो पूना के सीट से इनको चुना गया था। ठीक है, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? भारत के संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो संविधान सभा को सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है, सॉरी। संविधान सभा को उन सदस्यों के द्वारा संविधान सभा को उन सदस्यों से बनाया था जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक ही है। ठीक है, प्रत्येक प्रांत में सीटें 3 मुख्य समुदाय मुस्लिम, सिख और सामान्य में, ठीक है, उनकी आबादी के अनुसार बांटा गया था। तो एक मुस्लिम थे, सिख थे और सामान्य थे। सामान्य में हिंदू आते थे। कौन आते थे सामान्य में? हिंदू, बौद्ध, जैन सब सामान्य में आते थे। ठीक है, तो तीन हिस्सा तो थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। और चौथा वाला की बात करें, भारत के राज्यों के प्रतिनिधियों के मामले में चयन का विधि भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा निर्धारित किया गया था। तो ये आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत मतलब ये जो था सीटें वगैरह जो तय की गई थी ना, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। ठीक है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो क्या बताएंगे? अध्यक्ष की बात करेंगे तो क्या बताएंगे? तो राजेंद्र बाबू की बात करेंगे तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर बात करेंगे उपाध्यक्ष कौन थे तो क्या बताए? उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी। ठीक है, एस.सी. मुखर्जी की बात करें, उपाध्यक्ष थे। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे तो क्या बताएंगे? संवैधानिक सलाहकार तो बी.एन. राव की बात करेंगे तो संवैधानिक सलाहकार थे। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ पे हुआ? पहला सत्र संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था तो 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट सेशन हुआ था। इसको आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कब चुना गया तो क्या बताएंगे? 11 दिसंबर तो 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। किसने की थी? पहले दिन की अध्यक्षता थी, क्या बताएंगे?
सच्चिदानंद सिन्हा। बिल्कुल सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। ठीक है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है, इनमें से कौन संविधान सभा का सलाहकार था? तो सलाहकार कौन थे? तो क्या बताएंगे? तो बी.एन. राव की बात करेंगे, सलाहकार थे। ठीक है, संविधान सभा के गठन के संबंध में निम्न कथनों पे आपको विचार करना है। ठीक है, प्रतिनिधि 4 में थे, 4 में नहीं थे, 3 में थे। ठीक है, ध्यान रखिए, मुस्लिम सिख। ठीक है, मुस्लिम था, सिख था और सामान्य था, ईसाई भी नहीं था। ठीक है, तो 4 नहीं 3 होंगे। ठीक है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो ये भी गलत है। ठीक है, कौन थे? तो नेहरू जी थे। कौन थे? नेहरू जी थे। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। ठीक है, उसके बाद करेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति 8 सदस्यों से मिलकर बनी थी। तो गलत है, 7 सदस्य हो जाएंगे। कितने होंगे? तो 7 सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, 7। तो ध्यान में रखना है, तो सही पूछ रहा है ना, तो केवल 3 सही है। ठीक है, आईएएस के पेपर में क्वेश्चन पूछा 2002 में, पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल में पूछा गया। ठीक है, तो संविधान सभा के गठन में संविधान सभा के कुल सदस्य की संख्या 389 थी। इसमें प्रांतों से कितने आते थे? प्रांतों से कितने थे? 289 थे। देशी रियासत से कितना थे? 93 से। ठीक है, चीफ कमिश्नरी से कितने थे? चीफ कमिश्नरी से 4। चीफ कमिश्नरी प्रांत ना अभी तथा केंद्र शासित प्रदेश की तरह था। ठीक है, इनकी संख्या कितनी थी? 4 थी। ठीक है, ट्रिक है इसका, ए फॉर अजमेर, बी फॉर बलूचिस्तान, सी फॉर कुर्ग और डी फॉर दिल्ली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ठीक है, क्या थे ये? तो 4 कमिश्नरी थे। कमिश्नरी क्या होता था? तो वहां पे कमिश्नर का शासन होता, तो केंद्र सरकार के डायरेक्ट अधीन आता था। जस्ट अभी का यूटी समझ लीजिए। ठीक है, अभी का क्या हो गया? तो अभी का यूटी टाइप का था। ठीक है, तो उनके लिए 4 सीटें दी गई थी। ठीक है, और 3 संप्रदाय में बटा हुआ था, सिख था, मुस्लिम था, और सिख मुस्लिम तथा ध्यान में रखना है सामान्य। ठीक है, क्या था? सामान्य थे। और संघ संविधान समिति नेहरू जी, और अंबेडकर जी समिति का लीड कर रहा था। प्रारूप समिति में कितने सदस्यों से मिलकर बनी थी? तो 7 सदस्यों से मिलकर बनी थी। ठीक है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो महिला की बात की कितनी थी? तो 15 महिला हुआ करती थी। ठीक है, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता। सारा महिला का नाम मैं लूंगा। ठीक है, सुनिएगा। विजया लक्ष्मी पंडित नेहरू जी की बहन थी। राजकुमारी अमृत कौर एकमात्र केंद्रीय मंत्री बनी थी, स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रही थी। सरोजिनी नायडू तीसरी, जो कि मतलब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। सुचित्रा कृपलानी की बात करेंगे, आगे चल के क्या बनी? तो ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। पूर्णिमा बनर्जी जी भी थी। लीला राय हो गई। दुर्गाबाई देशमुख, ध्यान में रखिएगा। हंसा मेहता, काफी इंपोर्टेंट नाम है हंसा मेहता। कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी बेलायुधन। ठीक है, बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम आई थिंक थी ये, एनी मस्क्रीनी और अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है, इन सबका नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कितनी महिलाएं थी? तो महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। ठीक है, हाँ सर ये कौन सा क्वेश्चन नंबर चल रहा है? 17। स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है सर। यार कैसे नहीं दिख मुझे रहा? भी नहीं दिख रहा सर, स्क्रीन 6-7 बार कनेक्ट करके की फिर भी नहीं दिख रहा है सर। क्या पता क्या? अभी दिख रहा है सर? हाँ सर। यस सर। अभी दिख रहा है जैसा? हाँ ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग, एक मिनट, फिर बंद हो गया नहीं? सर फिर बंद हो गया। यस सर। तो 17 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग थे। ठीक है, तो भारत की संविधान सभा का गठन किया गया तो कैबिनेट मिशन योजना के कैबिनेट मिशन। ठीक है, ध्यान, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। पर संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? 1 मिनट, स्क्रीन तो दिख रहा है लेकिन उसमें हम ही लोग का ही दिख रहा है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा था। अरे क्या क्या समस्या आ रहा है आप लोग को? क्वेश्चन कैसे नहीं दिखेगा? ठीक है, सही दिख रहा है समस्या है यार। दिख रहा है सर, अच्छा से दिख रहा ठीक है। है, तो फ्रैंक एंथोनी अब होंगे। दिख ठीक रहा है, है, तो अब दिख संविधान रहा है। सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति की बात करें, क्या हो जाएंगे? तो फ्रैंक एंथोनी होंगे। क्या होंगे? तो फ्रैंक एंथोनी होंगे। ठीक है, ध्यान में रखना।
तो संविधान सभा के प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अस्थायी सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए और सच्चिदानंद सिन्हा के आग्रह पे जो उपसभापति को जो चुना गया, जो कि मनोनीत थे, वह फ्रैंक एंथोनी के थे, लेकिन बाद में मुखर्जी साहब ने टेक ओवर कर लिया। ठीक है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन से? ठीक है, लोक सेवक थे, ऑफिसर थे या आईएएस ऑफिसर थे, कौन कौन थे बताइए? और सी मुखर्जी। तो इनका यार साहब थे और साथ में था मुखर्जी साहब थे। ठीक है, बीएन राव और एससी मुखर्जी साहब। ठीक है, एसएन मुखर्जी साहब, ध्यान में इनको रखना है। ठीक है, तो संविधान सभा के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक कौन थे? बीएन राव तथा एसएन मुखर्जी। बीएन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। इन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके चर्चा पत्र तैयार की। वही एसएन मुखर्जी की भूमिका मुख्य योजनाकार की थी। एसएन मुखर्जी जटिल प्रस्तावों का स्पष्ट विधिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे। ठीक है, तो बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। कितने देशों का संविधान का अध्ययन किया गया तो क्या बताएंगे? 60 देशों का। ठीक है, 5 आगे चलेंगे, बताना है। ठीक है, फंडामेंटल राइट कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। डीपीएसपी की बात करेंगे तो कहां से लिया गया? ध्यान में रखेंगे, आयरलैंड से लिया गया है। तो केंद्र की अपशिष्ट शक्तियां की बात करेंगे तो कहां से लिया गया है? केंद्र की अपशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, कनाडा से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, ये गलत है ये। ठीक है, आपातकालीन शक्तियां की बात करें, जर्मनी के वाइमर रिपब्लिक से लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है गलत कौन है ना, तो सही नहीं है, तो ध्यान रखना है ये वाला, कनाडा वाला जो गलत है। ठीक है, कनाडा होगा वहां पे, ऑस्ट्रेलिया दिया इसलिए गलत है। आप देखेंगे कौन कौन चीज कहाँ से लिया गया है, जो कि बहुत आसान है लेकिन फिर भी गलती कर देते हैं, जैसे कि अभी आप लोगों ने किया था। तो 1935 की बात करें, भारत संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत का आकार, संरचनात्मक स्वरूप, विषय सूची तथा भाषा जो है 1935 के अधिनियम पर का गहरा प्रभाव है। ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया? मंत्रिमंडलीय सरकार हम लोगों ने लिया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया लिया है, सिंगल सिटीजनशिप लिया है, और साथ में रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन भी हम लोगों ने यहीं से लिया है। यूएसए की बात करेंगे, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करेंगे, राष्ट्रपति का महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद हम लोगों ने कहां से लिया है? यूएसए से। फ्रांस से हम लोगों ने क्या लिया? गणतंत्र की स्थापना। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ये कई बार पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्र में जो विशिष्ट व्यक्तियों का जो मनोनयन जो राष्ट्रपति करते हो, कहां से लिया हम लोगों ने? आयरलैंड से लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोग संवर्ती सूची लिया है। व्यापार, वाणिज्य एवं समागमन की स्वतंत्रता, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, आर्टिकल 108 में दिया हुआ ज्वाइंट सेशन ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कनाडा के संविधान से हम लोग संघात्मक व्यवस्था को उठाया है, केंद्र राज्य संबंध को उठाया, अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगी, ये भी लिया है। राज्यपाल की नियुक्ति जो करते हैं केंद्र के द्वारा, वो भी लिया है। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी क्षेत्राधिकार की बात करेंगे, कनाडा से लिया गया है। जर्मनी के वाइमर रिपब्लिक से आपातकाल में मौलिक अधिकारों का स्थगन संबंधी। ठीक है, तो मौलिक, देखिए आपातकाल यहां से नहीं लिया गया है। ठीक है, आपातकाल 1935 वाला से लिया गया, इमरजेंसी का जो है 1935 है, लेकिन ड्यूरिंग द आपातकाल, ठीक है, फंडामेंटल राइट का वो किया जाता है ना, स्थगन कर दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति के पास पावर होता है, वो वाइमर रिपब्लिक से लिया गया। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कहां से लिया गया है? तो सदस्यों का निर्वाचन राज्यसभा में अगर बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ठीक है, जापान के संविधान से क्या लिया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया हम लोगों ने? तो जापान के संविधान से लिया है। ठीक है, पूर्व का जो सोवियत संघ यूएसएसआर है, वहां से हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया है। ठीक है, तो बताना है आपको, ये तो ब्रिटेन होना चाहिए ना, जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। ठीक है, विधि का शासन हुआ है। ठीक है, ब्रिटेन विधि का शासन है। ठीक है, अब आते हैं भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई? तो संघीय व्यवस्था हमारा जो है कनाडा से है, इसलिए हम लोग क्वासी फेडरल कहलाते हैं, अर्ध संघीय हमारी व्यवस्था है। ठीक है, भारत के संविधान में संवर्ती सूची का अवधारणा कहां से ली गई है? कंकरेंट लिस्ट, संवर्ती सूची कहां से है? तो ऑस्ट्रेलिया से। कहां से है? तो ध्यान रखिए, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारियों की अवधारणा किस देश से ली गई? फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो यूएसए से। ठीक है, बताना है इसमें से अनमैच कौन है। ठीक है, मैच कौन नहीं, सो बताना। संरचनात्मक स्वरूप तो ठीक है। फंडामेंटल राइट की बात करेंगे तो अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स के बराबर है। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध की बात करें, कनाडा के संविधान से उठा लिया गया है। अब ब्रिटिश संविधान की बात करेंगे तो वहां से राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं लिए गए, कहां से लेकर? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। ठीक है,
अब यहाँ पे मिलान करना है, बनाइए। डीपीएसपी की बात करेंगे तो क्या होगा, आयरलैंड हो जाएगा। मूल अधिकार की बात करेंगे तो अमेरिका हो जाएगा। संघ राज्य संबंध में समवर्ती सूची की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अब भारत राज्यों का संघ तथा संघ में शक्ति निहित होगी, कहाँ से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, मिलान कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आगे के प्रश्नों को भी जरा देखते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व की बात करें कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए, कहां से 12 को सदस्यों को नामित करते, ये व्यवस्था कहां से ली गई है, तो ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। कहां से ली गई है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। बिल्कुल। राष्ट्रपति के निर्वाचन के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कहां से ली गई, निर्वाचक मंडल कहां से लिया गया, तो ये भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। निर्वाचक मंडल भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। ठीक है। निम्न में से किस देश का अनुसरण करते भारत के संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को क्रियान्वयन हेतु पद्धति निश्चय की। ठीक है, तो संसदीय व्यवस्था हम लोगों ने कहा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ, ठीक है, तो ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, तो सरकार का संसद, हाँ, उसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहते हैं। वेस्टमिनिस्टर एक जगह है, ठीक है, लंदन में आप जाओगे ना तो टेम्स नदी के किनारे जहां पे उसका संसद जो है ना उसको वेस्टमिनिस्टर ही कहते हैं। ठीक है, तो वेस्टमिनिस्टर मॉडल को हमने अपनाया है, जो कि मतलब ब्रिटेन का मॉडल है। हाँ बिल्कुल, डाउनिंग स्ट्रीट वहां का पीएम का आवास है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे देखेंगे कुछ प्रश्न और भी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें कहां से, तो आयरलैंड ठीक है। इमरजेंसी की बात करेंगे ठीक है। वित्त आयोग की बात करें यूएसए ठीक है। अब पार्लियामेंट्री की बात करेंगे, पार्लियामेंट ब्रिटेन ठीक है। ये आई थिंक ये 1935 के एक इसमें थोड़ा डाउट होता है। ठीक है, ये ठीक है। पार्लियामेंट्री की बात करेंगे, ये भी आपका ठीक है। ठीक है, इसको आप लोग चेक कीजिएगा, फाइनेंस कमीशन कहाँ से लिया, 1935 के एक में था क्या ये, ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग कहाँ से लिया, कि संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं होगा, ये आई थिंक 1935 के एक से प्रभावित है। ये बहुत जगह पे इसके बारे में ना डिटेल्स नहीं दे रखा है, तो वित्त आयोग कहाँ से उठा, जो कि आर्टिकल 280 में आपको देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से 1935 होना चाहिए। एक बार आप लोग भी इसको श्योर कीजिए, मैं सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहीं पे 1935 देख रखा था। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघवाद की, ठीक है, भारतीय संघवाद की अभिलाषणिक विशेषता नहीं है। संघबद्ध होने वाली इकाइयां संघ बनाने के लिए सहमत हुई। द फेडरेटिंग यूनिट्स कंसर्ट फ्रॉम ए यूनियन, ठीक है, तो गलत है ये तो यूएसए का व्यवस्था है ना। ठीक है, देखिए भारत में ना, भारत में कोई राज्य ने मिलकर भारत का निर्माण नहीं किया है। भारत राज्यों का संघ है, मतलब पावर स्टेट टू सेंटर नहीं फॉलो करता है। अमेरिका नहीं, अमेरिका में 13 राज्य मिले और उन्होंने सोचा से एक देश बनाएंगे और उन्होंने एक देश बना दिया। लेकिन भारत के साथ में ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना एग्रीमेंट है वहाँ पे। यूनिट, हाँ बिल्कुल, हाँ वहाँ पे सबका अपना एग्रीमेंट है। तो भारत में जो राज्य जो है ना, किसी एग्रीमेंट का परिणाम नहीं है। मतलब भारत के राज्य जो है तो क्या है, तो राज्य को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, विनाशी राज्य है, अविनाशी संघ है। हमारा संघ कैसा है, अविनाशी, और राज्य कैसा है, विनाशी। इसलिए भारत के संघ, विनाशी संघ, हाँ, विनाशी राज्यों का विनाशी संघ कहते हैं। लेकिन अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में संघ, अगर राज्य में ना, अमेरिकन गवर्नमेंट या फिर केंद्र सरकार राज्य का एक सीमा परिवर्तन भी नहीं कर सकती है। राज्य को बहुत अधिक छूट है, पावर फ्लो फ्रॉम स्टेट टू सेंटर है वहां पे। ठीक है, तो वहां पे कुछ राज्य मिले, उन्होंने एक देश बनाने का निर्णय लिया, लेकिन भारत के संबंध में ऐसा नहीं। ये जो व्यवस्था जो है यूएसए की व्यवस्था है। आपसी शक्तियां केंद्र में निहित है, सिंगल सिटीजनशिप है, व्यापार संघ और समवर्ती सूची। तो ये कहां से लिया गया, ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। ठीक है, बताना है भारत के संविधान में उडेस्का का विचार कहां से लिया गया, तो उडेस्का की बात करेंगे, उडेस्का का विचार कहां से लिया गया है, यूएसए से। अब भाषा की बात करेंगे, उडेस्का की भाषा, लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल की बात करेंगे, वो कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया। अगर भाषा की बात करूंगा ऑस्ट्रेलिया बताओगे। अगर बात करेंगे लिया, उडेस्का लिया कहाँ क्या, उडेस्का अगर मैं बोल रहा हूं तो प्रस्तावना, प्रेम्बल समझिए। ठीक है, जिसको नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया गया था नेहरू जी के द्वारा, 12 दिसंबर। अरे एक दिन आप पीछे क्यों रहते हैं, 13 दिसंबर है। ठीक है, भारतीय संविधान में उडेस्का या प्रस्तावना का स्रोत अमेरिकी संविधान है। प्रस्तावना संविधान का परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। ठीक है, मतलब भूमिका होता है ना, प्रोपेंस लिखते हो तो हमारा संविधान कितना बढ़िया है नहीं है, उसके लक्षण कैसे हैं, कितने अधिकार की बात करता है, तो पहले पेज से ही दिख जाएगा। ठीक है, तो वो उडेस्का में ही दिखता है। संविधान का सार होता है, मतलब पूरा संविधान भले ही कितना भी बड़ा हो, लेकिन एक पेज में उसका सार दिख जाता है। प्रख्यात न्यायविद में संवैधानिक विशेषज्ञ पालकी वाला साहब ने प्रस्तावना का संविधान का क्या बोला है,
तो कुंजी पत्र का, सॉरी, परिचय पत्र कहा है, क्या कहा है? परिचय पत्र, ठीक है। और इसकी भाषा कहाँ से लिया गया, तो क्या बताएंगे? भाषा कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से इसकी भाषा ली गई है, बिल्कुल। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना प्राप्त किया गया। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना कहाँ से प्राप्त किया गया, तो ध्यान रखना है। तो कब, कहाँ से हम लोगों ने लिया है? बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम से लिया गया है, ठीक है। भारत राज्यों का संघ है, इसकी संकल्पना काफी इंपॉर्टेंट, कोई ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से लिया गया, ठीक है। ये सब क्वेश्चन घटना चक्र में हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, हालांकि यूपीएससी के हैं, ठीक है। तो ये मैंने पॉलिटी को मैं बोला था, पॉलिटी अगर आप लोग से पूछेगा ना बीपीएससी में, तो यूपीएससी लेवल का पूछेगा, तो इसलिए मैंने सोचा से इसको करवा देता हूँ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 का 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ होगा, जबकि अमेरिका में देखिए, अगर हम बात करेंगे ना फेडरल, ठीक है, फेडरल और यूनियन, तो इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, है ना। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, तो भारत के संबंध में यूनियन का यूज करते हैं, अमेरिका के संदर्भ में फेडरल का यूज करते हैं, लेकिन दोनों का हिंदी मतलब संघ ही होता है। लेकिन भारत का संघ और अमेरिका के संघ में जमीन आसमान का अंतर है, समझ रहा है ना। तो अमेरिका क्या है? फेडरल है, भारत क्या है? यूनियन है। तो फेडरल का मतलब क्या होता है? मिल कर बना, इसे राज्य चाहे तो अलग हो सकता है। यूनियन का मतलब क्या होगा? इसे राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल, ध्यान में रखना। अधिक फेडरल संघ सर अमेरिका में राज्यों को अलग रहने का पावर नहीं है सर। किसको नहीं है? अमेरिका में राज्य को अलग नहीं हो सकता, अविनाशी राज्यों का कौन बोला से नहीं हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है, ठीक है। कोशिश भी किया है। वहां पे 1867 में दक्षिण के राज्य ने विरोध कर दिया था ड्यूरिंग द, ठीक है, किसके? अब्राहम लिंकन के शासन काल में, ठीक है। 4 से 5 वर्षों तक वहां पे गृह युद्ध हुआ था, सिविल वार हुआ था। दक्षिण के राज्य चाहते थे अलग से राज्य बनाए, ठीक है। जब वहां पे गुलामी प्रथा को समाप्त किया गया, दास प्रथा का, 3 से 4 वर्षों तक सिविल वार होते रहा। बाद में अब्राहम लिंकन की हत्या भी कर दी गई, ठीक है। पढ़िए उसको, आराम से अलग हो सकता है। सर एक छोटी सी क्वेश्चन थी। नहीं, छोटी बड़ा भी पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। सर वो जो अमेरिका में जो सर प्रेसिडेंट होते हैं, तो सर मतलब वो सारे राज्य को लीड करते हैं क्या? अमेरिका में जो प्रेसिडेंट जो होता है ना, उसके अंदर जो होता है ना एडमिनिस्ट्रेशनल पावर होता है, सारे राज्यों का मतलब वो लीड करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन देखिए वहां पे अमेरिका में क्या होता है, वहां पे 2 सदन होता है, ठीक है। एक सदन का बोलते हैं सीनेट बोलते हैं, ठीक है, जहां से चुन के आता है सीनेटर। तो अमेरिका में 50 राज्य है, ठीक है। 50 राज्य से 2 सीनेटर चुन के आ गए, टोटल सीनेटर की संख्या 100 होता है, ठीक है। दूसरा होता है, वहां पे होता है ना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसको प्रतिनिधि सभा बोलते हैं, ठीक है। वहां क्या होता है? संसद की वहां पे संख्या होता है, जो कि लॉ मेकर्स बॉडी होता है, ठीक है। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो होता है, इनको दोनों ही हाउस में से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो भारत में जो एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है प्राइम मिनिस्टर के अंदर में होता था। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? लोअर हाउस के लीडर होते हैं, लोकसभा से चुनकर आते हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को किसी भी हाउस से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि अमेरिका को राष्ट्रपति को वोट कौन कर रहा है? डायरेक्ट जनता कर रहा है, ठीक है। कौन जनता कर रहा है? वही जनता कर रहा है जो कि 50 राज्यों से जनता है, वो उनको वोट कर रहा है, ठीक है। साथ में जनता अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के किसे भेज रहा है? तो जनता तो एक इसको दे दिया, कौन सा पावर? इसको एडमिनिस्ट्रेशन का पावर दे दिया। राष्ट्रपति क्या करेंगे? अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे। और जनता को अब लॉ मेकिंग के प्रोसेस में भी जाना, तो लॉ मेकिंग के लिए उन्होंने क्या भेजा? सीनेटर को भेज दिया। तो सीनेटर इतना पावरफुल हो जाता है ना, अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर कोई बिल वगैरह डालने के लिए करता तो ये लोग रोक देता है, बहुत पावरफुल होता है सीनेटर। तो अमेरिका का सीनेटर का पावर भारतीय संसद से आप कंपेरिजन भी नहीं कर सकते, दे आर मोर पावरफुल देन। और दूसरी बात ये भी ध्यान में रखना है, अमेरिका में कोई राज्य, न्यूयॉर्क जो है ना बहुत बड़ा राज्य, इतना बड़ा राज्य है, तो वहां से भी 2 ही सीनेटर आएगा, ठीक है। और एगो राज्य जो कि मान के वर्जीनिया जैसा राज्य, जो कि इतना छोटा सा राज्य, वहां से भी 2 सीनेटर आएगा। तो इतना बड़ा राज्य का सीनेटर का, इतना बड़ा राज्य का सीनेटर का, दोनों का पावर क्या हो जाता है? पैरेलल हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना, मिनिस्टर वगैरह किसको बनाएंगे? तो भाई अमेरिका के राष्ट्रपति जब संसद से चुने ही नहीं गया, तो इनको संसद के लोगों का मिनिस्टर बनाने की क्या जरूरत है? तो ये किसी भी व्यक्ति को उठा के अपना मिनिस्टर बना सकते हैं। एक कंडीशन ये भी होता है, अमेरिका के जो भी मिनिस्टर्स होंगे, एक्चुअली में मिनिस्टर तो होते नहीं है, एक्सिक्यूटिव पावर होता है, वो डिफाइन करता है प्रेसिडेंट किसको देना चाहते हैं। उनको किसी भी सदन से कोई भी लेना देना नहीं आता। मतलब सदन का कोई व्यक्ति, अगर कोई सीनेटर या फिर कोई अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का कोई सदस्य अगर बनना चाहेगा अगर मिनिस्टर, तो नहीं बन सकता। जबकि भारत में ठीक उसका उल्टा होता है। भारत में मिनिस्टर बनने के लिए आपको किसी न किसी सदन का मतलब क्या होना चाहिए? सदस्यता जारी होना चाहिए। इसीलिए इसको बहुत अच्छा संघीय शासन व्यवस्था का माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से एग्जीक्यूटिव को, ठीक है, लॉ मेकर्स बॉडी को, दोनों का क्या किया गया है?
अलग अलग किया गया। मतलब राष्ट्रपति को संसद से कोई भी लेना देना नहीं। लेकिन भारत में प्राइम मिनिस्टर पूरी तरीके से किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है, उनको पार्लियामेंट को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे विधायिका को कार्यपालिका से पूरी तरीके से डाइवर्सिफिकेशन किया गया, अलग किया गया अमेरिका में। इसलिए अमेरिका जो है सेपरेशन ऑफ पावर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, इसलिए इसको संघीय शासन व्यवस्था का स्वरूप कहते हैं। लेकिन भारत में सेपरेशन ऑफ पावर जो है नहीं है। भारत में व्यवस्थापिका हमेशा कार्यपालिका हमेशा लॉ मेकर्स के प्रति ही, मतलब विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, ठीक है। जो विधायिका है वही कार्यपालिका है। जैसे लॉ मेकर्स प्रोसेस में अगर बात करेंगे तो हमारे संसद जो वही इन्वॉल्व है, और वही संसद जब अगर मंत्री बन जाते हैं तो वही मतलब क्या हो जाता है, कार्यपालिका का कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, इसलिए अर्ध संघीय व्यवस्था कहते हैं। हालांकि स्टेट के पास अलग पावर है, सेंट्रल के पास अलग पावर है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए पूरी तरीके से एकात्मक सरकार भी नहीं है, लेकिन पूरी तरह से संघीय भी नहीं है। इसीलिए केसी बेयर साहब ने बोला भाई साहब भारत जो है ना तो संघीय है और न तो यहाँ पे यूनिटरी है, इसलिए इसको अर्ध संघीय कहते हैं, ठीक है। मैंने इसको बहुत अच्छे जब पॉलिटी पढ़ाया तो लक्ष्मीकांत पढ़ाया था, तो एक एक लाइन को मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर ही है, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो मैंने अभी संक्षेप में मैंने पूरा अमेरिका के व्यवस्था के एडमिनिस्ट्रेशन को समझा दिया आपको। हालांकि इसमें मुझे कंपैरिजन ब्रिटेन के साथ करना चाहिए, थोड़ा रशिया को उठाते, थोड़ा चाइना को उठाते तो और अच्छे तरीके से समझ में आता, ठीक है। चलिए कहाँ पे थे हम लोग? चौतीस नंबर पे ना? हेलो जी। तो ध्यान में रखना है, बताना है आपको। संघ द्वारा राज्यों को निर्देश देने अथवा प्रत्यय भारतीय संविधान के रचयिताओं ने अभिग्रहण कहाँ से किया है, ठीक है। तो संघ जो है राज्यों को निर्देश देगा, और संघ जब राज्यों को निर्देश देगा तो भाई साहब राज्यों को मानना पड़ेगा निर्देश। अगर संघ अगर राज्यों का निर्देश अगर नहीं मानती है तो संघ के पास एक ना हथौड़ा है, वो संघ जो है राज्यों के ऊपर मारेगा। हथौड़ा का नाम है आर्टिकल 56 कौन सा? नहीं 56 नहीं है, गलत है, बताइए और कोई आदमी। 65 है क्या? 65, ठीक है। 60 नहीं, 65। अगर संघ का निर्देश अगर राज्य अगर नहीं मानेगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल वो डिसबैलेंस हो जाएगा। उसके कंडीशन में 365 यूज होता है, समझे? 356 नहीं, 365, ठीक है। 356 का यूज होगा जब राज्य जो है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल, हाँ बिल्कुल, तब 356 कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी चल भी रहा है। लेकिन अगर केंद्र के राज्यों को अगर राज्य मानने से अगर इनकार करता है तो 365 लगा के वहां पे राष्ट्रपति के हाथ, सॉरी राज्यपाल के हाथों में, मतलब राष्ट्रपति जिसे भी चाहे अपने प्रतिनिधि को नियुक्त कर दे या फिर राज्यपाल को दे तो अपनी व्यवस्था को हाथों में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कहां से हम लोगों ने इसको ग्रहण किया है? तो 1935 के एक्ट से लिया है, ठीक है। ध्यान में रखना, इसमें क्या होता था, जो गवर्नर जनरल जो होते थे, वायसराय जो होते थे, प्रांत को गवर्नरों को क्या करते थे, निर्देश देते थे। नहीं, एक मेन होता था ना वायसराय जो दिल्ली में बैठता था, और प्रांतों में तो अपने भी तो गवर्नर होते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते थे ना प्रांत में, तो उनको निर्देश जारी करते थे लोग। निम्नलिखित में से कौन भारत में ब्रिटिश शासन की देन है? तो भारत में ब्रिटिश शासन की देन के सचिवालय व्यवस्था है, लोक सेवा आयोग है, वित्त आयोग है, विधि का शासन है। सारा ही लग रहा है क्या? 1 2 4 3, ये वित्त आयोग इसका नहीं ले रहा फाइनेंस कमीशन। ये 1935 के एक से नहीं था, कहां से इसको उठाया? ये बार बार नहीं मिलेगा। मैंने इसको बहुत जगह पे ढूंढा था, इसको उठाया कहां से वित्त आयोग, ठीक है। 1 2 4 इसको लिया, इसको जरा देखिएगा, अमेरिका से नहीं लिया गया ये, इसको यहाँ से भी नहीं लिया गया। हो सकता है ना यूएसएसआर से लिया हो, क्योंकि प्लानिंग जो है ना 5 ईयर प्लान वो वहीं से लिया है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में कहीं हो सकता है यूएसएसआर से लिया हो। गूगल क्या कहता है? गूगल यहाँ पे फेल है। गूगल फेल है ना? हाँ, क्योंकि मैंने भी इसका आंसर बहुत जगह ढूंढा था, मुझे मिला नहीं, ठीक है। बाकी देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो भारत में सचिवालय व्यवस्था, लोकसभा आयोग, विधि का शासन ब्रिटेन की शासन की देन है। विधि के शासन का आशय है कि संबंधित राज्य में कोई व्यक्ति संस्था सर्वोच्च न होकर विधि सर्वोच्च है, ठीक है। मतलब कोई भी व्यक्ति या फिर कोई संस्था सर्वोच्च नहीं होगा, कौन सा? विधि क्या सर्वोच्च है, ठीक है। इस प्रकार के शासन में सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होते हैं और उन्हें कानून का समान संरक्षण भी मिलता है। इस सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था, ठीक है? तो एल्बर्ट डाइसी ने। ध्यान में रखिएगा, विधि के शासन के सिद्धांत को प्रस्तुत किसने? एल्बर्ट डाइसी ने किया था। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, एल्बर्ट डाइसी, ठीक है। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये ब्रिटिश था। चलिए आप देखते हैं आगे के प्रश्न पे भी जरा हम लोग देखते हैं।
तो चलिए मिलाइए, विधि के समझ समानता कहाँ से लिया गया, विधि का समान संरक्षण कहाँ से लिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा अनुदान कहाँ से लिया गया, बताइए क्या होगा इसका आंसर। विधि के समझ समानता ए का 2 होगा, इंग्लैंड से लिया गया। अब विधि के समान संरक्षण इक्वल प्रोटेक्शन यूएसए से लिया गया। बिल्कुल। अब विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। तो शैक्षणिक तो ये आयरलैंड हो जाएगा नहीं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बी। ए का क्या, विधि के समान संरक्षण 2 से, ठीक है। उसके बाद बी का 1, ठीक है। ये विधि का समान संरक्षण संयुक्त अमेरिका से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, ठीक है। और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य का अनुदान आयरलैंड से, ठीक है। तो इसको जरा आप लोग ध्यान में रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान में ली गई है, तो क्या बताइए कौन सा विशेषता। संसदीय सरकार लिया है हम लोगों ने, ठीक है। रूल ऑफ लॉ लिया है, ठीक है। विधि निर्माण की प्रक्रिया भी लिया है, ठीक है। क्या नहीं लिया था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं लिया हम लोगों ने, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हम लोग कहाँ से लिया है, तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को हम लोगों ने वहां से लिया है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं, किस देश में, तो भारत में और यूएसए दोनों में है, ठीक है। तो भारत और यूएसए में दोनों में न्यायिक पुनरावलोकन है, ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है, तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए दोनों में। न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत न्यायालयों की शक्ति है कि जिसके द्वारा विधानमंडल के कानूनों तथा न्यायपालिका के आदेशों की जांच कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अपने ही कोर्ट के आदेशों को जांच कर सकते हैं। और विधानमंडल डेट मीन्स क्या, लोकसभा, विधानसभा किसी प्रकार के कानून बनाती है तो उस पर वो जांच कर सकती है, ठीक है। भारत के संविधान के आलेखन सदस्य के रूप में अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के बारे में बोल रहा है, ठीक है। भारत के संविधान के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जाने में उच्चतम न्यायालय की भूमिका के पक्षधर थे। दूसरा जो था उनका यह मानना था कि स्वतंत्रता और सामाजिक निग्रह के बीच में उच्चतम न्यायालय की एक रेखा खींचनी पड़ेगी। न्यायपालिका का कार्यपालिका के प्रभुत्व में उनका विश्वास था, ठीक है। उस शासन के एक अधिनायकीय स्वरूप के पक्षधर थे। देख रहे कितना कठिन प्रश्न है, ठीक है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के स्टेटमेंट के बारे में देखना। आई थिंक इसका जो आंसर होगा ना, 1 और 2 लिया है, नहीं 1 और 2, ठीक है। मतलब ये दोनों सही है आपका, सॉरी 1 और 2 की बात करेंगे सही है। कौन कौन है, तो भारत के संविधान के निर्वाचन संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जाने में उच्चतम न्यायालय की भूमिका का पक्षधर थे। तो अभी भी जाते हैं, निर्वाचन संबंधी जो प्रमुख निर्णय जो होता है उसको उच्चतम न्यायालय में हम लोग लेकर जाते हैं। दूसरा जो उनका यह मानना था कि स्वतंत्रता और सामाजिक निग्रह के बीच में उच्चतम न्यायालय की एक रेखा खींचनी पड़ेगी, तो ये भी ठीक है। तो ही फेल्ट द सुप्रीम कोर्ट हैड टू ड्रॉ द लाइन बिटवीन लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो लिबर्टी के बीच में तो सुप्रीम कोर्ट तो आता ही है ना, जैसे लिबर्टी का मतलब है आपके पास फ्री एक्सप्रेशन है, बहुत कुछ है, कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी प्रकार की एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन सब जो दिया गया, क्या दिया गया है, तो सबको ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखा गया है, ठीक है। मतलब आपका फ्री स्पीच है तो इसका मतलब नहीं आप किसी को गाली दे रहे हो, किसी देश के इंटीग्रिटी के खिलाफ बोल रहे हो, तो ये सारी चीज आप नहीं कर सकते हो। तो इसमें इनका अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी का विचार था, ठीक है। बताना संविधान सभा के भारतीय संविधान के तृतीय वाचन कब से प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो तृतीय वाचन, ये तारीख आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये 14 नवंबर 1949 से तृतीय वाचन जो था प्रारंभ हो गया था। अब हम थोड़ा वाचन के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा का अंतिम प्रारूप पेश करने के साथ ही 4 नवंबर 1948 को प्रथम वाचन प्रारंभ हुआ, याद रहेगा 4 नवंबर को, जो कि 9 नवंबर, ठीक है, 1948 तक चला। मात्र 5 दिनों तक चला था प्रथम वाचन, ठीक है। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 को चला, बड़ा लंबा चला था, ठीक है। सबसे लंबा था। हाँ। और तीसरा वाचन की बात करें 14 नवंबर 1949 को प्राप्त हुआ और 26 नवंबर 1949 तक समाप्त हो गया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता 3 वाचन में सबसे छोटा कौन था, तो सबसे छोटा पहला था। सबसे बड़ा कौन था, तो सबसे बड़ा दूसरा था। तो पहला 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर 1949 48 तक, सॉरी 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, और दूसरा जो था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, लॉन्गेस्ट। और तीसरा जो था 14 नवंबर 1949 को, चाचा का बर्थडे भी है इस दिन, तो 26 नवंबर 1949 तक, जिस दिन हमारा संविधान पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया था, ठीक है, ध्यान रखना है। और उस दिन संविधान सभा ने संविधान को कब पारित किया, संविधान सभा ने ही संविधान को पारित किया था, तो 26 नवंबर को पारित किया था, ठीक है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया, तो क्या बताएंगे, तो ध्यान में रखना है
तो 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। तो 22 जनवरी 1947 को एक प्रस्ताव पारित किया गया, सब भारत को एक संविधान दिया जाएगा। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को कौन सा प्रस्ताव पेश किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, ठीक है। और उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान सभा को इसके मार्गदर्शी सिद्धांत तथा दर्शन दी। हमारा संविधान कैसा बनेगा, एक तरफ से रॉ कॉपी, ठीक है, एक तरफ से ना क्या बोलते हैं उसको यार, ब्लू प्रिंट दे दिया। ऐसा संविधान हमको बनाना है जिसके आधार पर इसे संविधान का निर्माण करना था। तब 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। इसी दिन यह निर्णय लिया गया कि भारत को एक संविधान दिया जाएगा, ठीक है। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को हुई? तो अंतिम बैठक की बात करेंगे तो कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र बाबू को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। संविधान बनने में लगे थे लगभग 3 वर्ष, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। टोटल अधिवेशन कितने हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। अंतिम बैठक की बात करें 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को 3 निर्णय लिया गया। कौन सा निर्णय लिया गया? तो ट्रिपल आर का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और साथ में राष्ट्रपति, ठीक है। तो 24 नवंबर को ये सारे लोगों को चुन लिया गया। राष्ट्रीय गीत भी था, राष्ट्रीय गान भी था और राष्ट्रपति भी था, ठीक है। तो आर 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 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये 24 नवंबर को भी तो थोड़ा सा बैठक हुआ था भाई। ऐसे तो 11 अधिवेशन तो पूरे हुए थे, लेकिन 24 नवंबर को जो बैठक को अगर काउंट करोगे तो 12वां अधिवेशन हो जाता है, ठीक है। 26 संविधान को लागू कब किया गया पूरी तरीके से? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है। कितने दिन में हमारा संविधान बना? तो बता ही दोगे, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बना, ठीक है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो टोटल 11 प्लस 1, एक वाला अंतिम वाला अधिवेशन किस तारीख को हुआ? तारीख क्या बताओगे अंतिम वाला अधिवेशन का? 24 जनवरी 1950। बिल्कुल, तो 24 जनवरी 1949, ठीक है। 50, सॉरी, 24 जनवरी 1950, ठीक है। ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। तो ये अंतिम बैठक था, ठीक है। और अब बात करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है, हाँ, ये यहाँ पे जो एक सेकेंड, चौबीस जनवरी 1950 है, ठीक है। 49 मत कीजिएगा, ठीक है। जो 3 चीजें जो इस दिन जो था शामिल किया गया था, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं भारत के संविधान निर्माण के लिए बुलाई गई भारत की संविधान सभा ने गोपीनाथ बारदोलोई की अध्यक्षता में एक उप समिति नियुक्त की। इस समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसाएं दी गई? तो असम वगैरह के लिए बनाया गया था ना गोपीनाथ बारदोलोई को, ठीक है। क्या इसका आंसर लिया? सी लिया है। सी में क्या है? तो 2 और 3 है, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है आपको सीडीएस में पूछा हुआ है, ठीक है। तो कौन कौन था? तो असम के समस्त स्वायत्त जिलों में जिला परिषद का गठन किया जाएगा। उत्तर पूर्व सीमांत असम में जनजाति तथा अपवर्जित क्षेत्रों के लिए 6वीं अनुसूची, ठीक है। तो 6 शेड्यूल में डाला गया है। तो ये जो था गोपीनाथ बारदोलोई, जो कि आगे चल के असम के मुख्यमंत्री भी थे, इनका सीमांतवर्ती क्षेत्रों के लिए इनको चुना गया था, ठीक है। तो गोपीनाथ बारदोलोई के भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इन्हें आधुनिक असम का निर्माता कहा जाता है। इसकी अध्यक्षता में संविधान सभा ने एक उप समिति गठित की थी जिनकी अनुशंसा निम्नलिखित थी। कौन कौन सी अनुशंसा थी गोपीनाथ बारदोलोई जी का, जो आप पढ़ लेते हैं। तो असम के समस्त स्वायत्त जिलों में जिला परिषद का गठन किया जाए, ठीक है। उत्तर पूर्व सीमांत असम जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्र के लिए 6वीं अनुसूची दिया जाता है। 6 शेड्यूल में असम तो अभी भी है ही आपका, ठीक है। 6 शेड्यूल में असम ही नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में से 8 राज्य है, ठीक है। सारे ही सारे राज्य है, ठीक है। इनमें से कौन संविधान सभा का 6 है? 8 के 8 राज्य है। हाँ सर, हाँ, सब थोड़ी है, सब नहीं है। फिफ्थ शेड्यूल में ना 4 राज्य है, मणिपुर नहीं है। ये अरे असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मेघालय। अरे आप 5वां अनुसूची की बात कर रहे हैं क्या? असम, मेघालय, त्रिपुरा 6 शेड्यूल में तो सारा ही ना 11 गो राज्य 6 शेड्यूल में ही आते हैं ना, जिसमें हिमाचल है, आंध्रा, तेलंगाना वगैरह तो 6 शेड्यूल में है ना ये लोग। सर नहीं सर, कि मैं उल्टा समझ रहा हूँ? विशेष राज्य का। अच्छा, सॉरी, हम विशेष राज्य समझते हैं, ठीक है। मिस्टेक, मैं ही गलती से, मैं विशेष राज्य समझ गया, सॉरी। विशेष राज्य में नॉर्थ ईस्ट का सारे ही राज्य है, सॉरी मिस्टेक। मेरे दिमाग में विशेष राज्य चल रहा, टोटल 11 गो राज्य है ना विशेष राज्य में, तो मेरे में वही चल रहा था, ठीक है। जिसमें यूके शामिल है, ठीक है, एचपी शामिल है और तेलंगाना शामिल है, ठीक है। यही ना 8 + 3 11। मेरे दिमाग में विशेष राज्य चला था, मिस्टेक, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे के सारे राज्य जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बांग्लादेश के साथ आई थिंक बॉर्डर बनाने वाले राज्य है ना, ठीक है। वही है 6 के लिए, मेरे दिमाग में उल्टा चल रहा था, ठीक है।
तो 6 शेड्यूल आपको ध्यान रखना। मैं विशेष राज्य सोच रहा था, ठीक है। इनमें से कौन सा संविधान सभा के प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था प्रारूप? BN राव साहब तो नहीं थे ना? BN राव साहब थे क्या? नहीं थे। अब प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। 7 सदस्य थे इंक्लूडिंग अध्यक्ष। अध्यक्ष लगा के साथ या फिर अध्यक्ष को छोड़ के साथ, क्या बताओगे? ठीक है, तो अध्यक्ष को लगा के साथ थे, ठीक है। अंबेडकर साहब, अयंगर साहब, के मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर साहब, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, ठीक है। तो BL मित्र का देहांत हो गया तो उनके जगह पे एन माधव राव आए थे, ठीक है। और TT कृष्णाचार्य की बात करेंगे तो DP खेतान की मृत्यु के बाद आए थे, ठीक है। तो BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान का प्रथम प्रारूप BN राव के द्वारा ही मतलब तैयार किया गया था, ठीक है। द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी वाज, मतलब संविधान के प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी थी? इस संख्या कितनी थी? तो 7 थी, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो क्या बताएंगे? तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। और साथ में अगर बात करें और भी कोई था क्या? अच्छा, ऊपर भी है क्या? एन गोपाल स्वामी भी, ठीक है। तो दोनों को दोनों थे, ध्यान में इसको रखना। 1 और 3 इसकी बात करेंगे तो सही है। कितने क्वेश्चन है इसमें? स्माइल देख के बताओ। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। कौन सा नेता संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो नहीं थे, ठीक है। इनमें से कौन भारत, बुक नहीं है, ग्रुप में डाला हुआ है, चेक करो। इनमें से कौन भारत की संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ठीक है, तो इनमें से कौन भारत के संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो गांधी जी तो संविधान सभा में नहीं थे, तो प्रारूप समिति में कहां से आएंगे? भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबेडकर जी, ठीक है। अब आते हैं बताना, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों के अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्माती सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? मूल अधिकार वाला बात हो रहा, ठीक है। अंबेडकर जी, नेहरू जी, ठीक है, या फिर अगर बात करेंगे तो सरदार पटेल साहब, ठीक है। तो पटेल साहब है, ठीक है। और कुछ समिति है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग बोलिएगा। संचालन समिति, जो अध्यक्ष होगा वही संचालन करेगा, तो राजेंद्र बाबू। सदन समिति, पट्टाभी सीतारामैया। राज्यों से संबंधित संघ संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जिम्मेदारी इनको दी गई थी, ठीक है। क्या क्या है? तो मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति एवं प्रांतीय संविधान समिति। प्रारूप समिति कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर। अल्पसंख्यकों की उप समिति की बात करेंगे तो SC मुखर्जी। मौलिक अधिकारों की उप समिति की बात करेंगे JB कृपलानी। कार्य संचालन समिति की बात करेंगे तो KM मुंशी, ठीक है। देखिए, अगर संचालन समिति की बात करेंगे ना तो राजेंद्र बाबू, ठीक है। अगर पूछेंगे कार्य संचालन समिति कौन होगा तो KM मुंशी। थोड़ा पे यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, इसको आपको कार्य लग जाएगा तो K फॉर KM मुंशी, K फॉर कार्य, ठीक है। तो मुंशी साहब क्या करेंगे? मुंशी लोग क्या करते हैं? मुंशी साहब कार्य ही करते हैं ना, अभी भी मुंशी होता है, काफी काम करते हैं, ठीक है। और राजेंद्र बाबू की बात का अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष का काम क्या होता है? संचालन करना, ठीक है। 115 क्वेश्चन है सर। हाँ, 115 कुछ ज्यादा ही है। संविधान सभा का मूलाधिकार समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का मूलाधिकार तो ये सरदार पटेल हो जाएंगे, ठीक है। बताना है संविधान सभा के मौलिक अधिकारों हेतु गठित सलाहकार समिति निम्न में से कौन सा अध्यक्ष था? तो क्या बताएंगे? तो क्या बताएंगे? तो संविधान सभा के मौलिक अधिकारों हेतु गठित सलाहकार समिति निम्न में से कौन था? तो क्या बताएंगे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। बिल्कुल बताना है आपको। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय की बात करेंगे तो सरदार पटेल, ठीक है। संघ की अगर बात करेंगे तो नेहरू जी हो जाएगा। प्रांत के लिए कौन थे? तो पटेल साहब थे, ठीक है। बताना आपको, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के कौन थे? तो फिर से पटेल साहब, ठीक है। अभी जस्ट हमने बात किया ना ऊपर में, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष की बात करेंगे, नेहरू जी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नेहरू जी हो जाएंगे, ठीक है। और बात करेंगे यहाँ पे तो बताना आपको। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कल के क्लास में कंटिन्यू करेंगे। 58 तक मैंने करा दिया, तो आधा आपका 1/2 क्या होता है? कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इससे आगे हम लोग कल के क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे तीसरा सेगमेंट भी हमको पूरा